और विश्व में वो अपनी ये दादागिरी दिखाता है कि हमारे नागरिक किसी भी देश में रहेंगे तो इन पे कोई कुछ कर नहीं सकता। पूरे वर्ल्ड में एक अनरिजॉल्व वॉर की देखा जा रहा है कि वॉर जो है वो कहीं ना कहीं स्टक होकर के रह जा रहा है, वो चल रहा है, कोई भी उसका रिजोल्यूशन सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। और अमेरिका की जो दादागिरी है, उनको लगता है कि जब हम मध्य एशिया में बाकी देशों को कंट्रोल कर सकते हैं, उनको अपने अनुसार चला सकते हैं, ईरान अगर ये काम नहीं कर रहा तो उसके पीछे क्या कारण है। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि अमेरिका अपने नागरिकों को लेके कितना सिक्योरिटी वाला भाव रखता है और विश्व में वो अपनी ये दादागिरी दिखाता है कि हमारे नागरिक किसी भी देश में रहेंगे तो इन पे कोई कुछ कर नहीं सकता। 79 की ही बात करें तो वहाँ पे 50 एक तो अमेरिका के राजदूत पे भी हमला होता है। 444 दिन उनको पूरी तरीके से कैद रखा, बंधक बना के रखते हैं। तो अमेरिका को ये भी अपनी बात पे साख में लगी रहती है कि एक तो ये हमारा वित्तीय जो व्यापार है वहाँ रोकने की कोशिश कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय जगत में हमारे पहचान पे प्रभावित कर रहे हैं और जो हम अपनी दादागिरी वाली भाव रहती है उस पर भी चोट कर रहे हैं। तो उसी का बहाना लेके हम देखे 2002 में उन्होंने कि ये परमाणु बना रहे हैं, उन पर कई तरीके से व्यापारिक प्रतिबंध भी लगाया। 20 में इन्होंने वहाँ के एक कमांडर को मार गिराया था और ये 25 और 26 में तो सीधा का सीधा इन्होंने हमला किया हुआ है। इसकी वजह से भी कि जो पहले का एक कोई भी वार हम देखते हैं कि कोई भी वार आज का या कल का नहीं होता है, उसके पीछे एक इतिहास होता है। तो इस इतिहास में अगर हम समझें तो एक ऑयल बड़ा मुद्दा है, अमेरिका की साख का खुद का मुद्दा है और अमेरिका की जो दादागिरी है, उनको लगता है कि जब हम मध्य एशिया में बाकी देशों को कंट्रोल कर सकते हैं, उनको अपने अनुसार चला सकते हैं, ईरान अगर ये काम नहीं कर रहा तो उसके पीछे क्या कारण है। तो वो उनको भी प्रभावित करने की ये सारे रीज़न जो बन के आ रहे हैं, अमेरिका इसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा बौखलाया हुआ और अपनी नीतियों को ज़्यादा आक्रामक करने की कोशिश की है। अब हमारे मुल्क के बारे में चर्चा चल रही कि खामनेई के लास्ट राइट्स में भेजना था तो हमने बिहार के गवर्नर को भेज दिया और ये हम फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं और भी मुल्क रख रहे हैं कि कहीं अमेरिका नाराज़ न हो जाए, कहीं हम खामनेई को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दें, अगर वाइस प्रेसिडेंट को भेज दें तो कहीं गड़बड़ हो जाए। हम हालांकि इन परिस्थितियों में सब लोग ये मानते हैं कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में हर राष्ट्र को अपना हित देखना चाहिए। दूसरी तरफ हमें अमेरिका के तो छोड़िए, हमें चाइना से खतरा ज़्यादा है और अगर जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, अगर हम अमेरिका के साथ कदम ताल नहीं मिलाए तो आज के 15-20 साल के बाद चाइना हमारे लिए बहुत बड़ा थ्रेट बन के खड़ा हो जाए। तो हम ऐसी जगह पे खड़े हैं जिसमें हम भी खुल के कोई नहीं ले पा रहे क्योंकि हमें चाइना ज़्यादा खतरा है और उसके लिए हमको अमेरिका के, हालांकि अभी जो अमेरिका ने जो अभी ताज़ा हमला किया चाबहार पोर्ट पे, वहाँ हमारा इतना पैसा लगा हुआ है, हमारा इन्वेस्टमेंट है। सर बिल्कुल, इंडिया जब भारत आज़ाद हुआ था तब भी हम किसी दो गुट में न जाके अपना एक स्वनिर्णय, एक स्वतंत्र देश के रूप में करने की कोशिश की। अभी की जो वर्तमान सिचुएशन है कि या तो आप ईरान के पक्ष में जाइए या अमेरिका के पक्ष में, भारत अपनी उसी पुरानी डिप्लोमेसी को ही फिर से रिपीट कर रहा है कि हम ना ही आपकी बात करेंगे ना ही आपकी, हम न्यूट्रल रहेंगे। और हाँ, हम भारत देश हैं, हमेशा से ये बात कहते आए हैं कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की बात करते हैं, पंचशील की बात करते हैं, हम गुटनिरपेक्षता की बात करते हैं, हम आक्रमण न करने की बात करते हैं। तो भारत आज भी अपने उसी प्रिंसिपल को दोहरा रहा है और दोनों राष्ट्रों से ये बात कह रहा है कि आप शांतिपूर्ण तरीके से डायलॉग के माध्यम से, क्योंकि समस्या सिर्फ बम पटक देने से या फिर एक दूसरे के हमला कर देने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। समस्या का समाधान हमेशा टेबल पे होगा, आपको डायलॉग करनी पड़ेगी और जब तक आप डायलॉग नहीं करेंगे तब तक समस्या का समाधान नहीं हो सकता। और भारत अपने इसी प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है कि आप डायलॉग करें, शांति बनाएं, क्योंकि भारत इस प्रिंसिपल पे भी काम करता है कि हम राष्ट्रीय हित के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति की भी बात करते हैं, जो कि हम अपने संविधान में जिस बातों को रखा हुआ है। तो भारत अपने संवैधानिक मूल्यों को, अपनी जो हमारी परंपरा रही है, उन्हीं बातों को, उन्हीं सिद्धांतों को अमेरिका और ईरान के बीच में रख के इनके बीच डायलॉग करने की बात कर रहा है। साथ में भारत थोड़ा सा स्मार्ट स्ट्रैटेजी भी मैं कहूँगी कि ये है कि अपने इकोनॉमिक कॉरिडोर को भी मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। अभी आपने चाबहार वाली जैसे बात की कि चाबहार पे किया, भारत ने वहाँ पे काफ़ी पैसे लगाए हुए हैं, तो भारत वहाँ पे एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी भी दिख रही है कि तो स्मार्ट, लेकिन अमेरिका जो है वो हम कभी कुछ, हालांकि अभी शहबाज शरीफ पूरा क्रेडिट ले रहे थे, वो पता नहीं किस चीज़ फायर का क्रेडिट ले रहे थे, सामने आ गया। हाँ, सारा क्रेडिट ले रहे थे और तब तमाम बातें कही गई कि पाकिस्तान हमसे आगे निकल के और यही क्रेडिट लिया।
अरे ट्रम्प का तो कोई भरोसा ही नहीं हो। अभी क्या है, आज मैं कल ही देख रहा था बयान, कह रहे हैं 8 युद्धों में 6 तो मैंने रुकवा दिए। नोबेल पुरस्कार के लिए वो क्लेम कर ही रहे थे। जो युद्ध वो डायरेक्टली लड़ रहे हैं, वो 2 देशों के युद्ध तो रुकवा दे रहे हैं, जहाँ खुद लड़ रहे हैं वो नहीं रुकवा पा रहे, पहली बात। और दूसरी बात, वो जितना ईरान को कमज़ोर समझ रहे थे वो उतना कमज़ोर साबित भी नहीं हुआ। बिल्कुल सर, ट्रंप की अगर उनके झूठेपन की बात करें तो कहा जाता है कि अगर ट्रंप सुबह में कह रहे हैं मैं पानी पीता हूं तो शाम में कह सकते हैं मैं आग भी खाता हूं। तो ट्रंप है वो कुछ भी बोल सकते हैं। तो हमारे ट्रंप को हम अपने भी मानते हैं और ये भी कहते हैं कि झूठ के नंबर 1 हैं वो। तो उनकी बात पे आज के समय में तो मुझे नहीं लगता कि भरोसा किया जा सकता है। और कहीं ना कहीं उनकी वजह से अमेरिका की जो एक साख रही है, उनके जो राष्ट्र प्रमुख की बात रहती थी कि विश्व एक सीरियस लेता था, उनकी बात को गंभीरता से लेके सुनता था, अब वो चीज़ों में थोड़ी सी बदलाव आई है। लोग अब मजाक ही ज़्यादा से ज़्यादा उनका बनाते हैं कि ट्रंप का मतलब कि कुछ भी। तो ये वाली बात सर बिल्कुल ये आप इधर आइए। अब आपकी आप इनकी बैचमेट है? नहीं, मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, वो 5th ईयर में है। मैंने अभी जस्ट एडमिशन लिया है रिसर्च में। हाँ। तो आप भी इंटरनेशनल रिलेशंस में? मेरा IGP है, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। और तो आपका क्या विचार है ये आउटगोइंग ऑनगोइंग जो भी वॉर है, ये वॉर। नाम भी तो बताइए। मेरा नाम मेघा जायसवाल है। मैं फर्स्ट ईयर PhD रिसर्च स्कॉलर हूँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। मुझे लगता है बेसिकली कि कुछ चीज़ें, जैसे ईरान की बात आपने की, तो उसमें किसी भी कंट्री के या किसी भी लोगों के का जुड़ा हुआ जो मुद्दा होता है वो रिलीजन होता है, जिसको ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई, जिसके वजह से जो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से अमेरिका सोच रहा था कि ईरान को तो हम तुरंत से ऑन द फॉल्स नोट ऑफ प्रमोटिंग द न्यूक्लियर वेपन्स, इसके मामले में हम इसको ओवरकम कर सकेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सेम केस था रशिया और यूक्रेन का भी, वहाँ पर भी कुछ वैसा देखने को नहीं मिला। तो अभी कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड में एक अनरिजॉल्व वॉर की देखा जा रहा है कि वॉर जो है वो कहीं ना कहीं स्टक होकर के रह जा रहा है और वो चल रहा है, कोई भी उसका रिजोल्यूशन सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। तो ये पूरे विश्व के लिए और पूरे एज अ ह्यूमन बींग्स, इनफैक्ट ह्यूमन बींग्स के साथ साथ और भी लिविंग बींग्स के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। दूसरी बात रही कि इंडिया की, तो इंडिया ने हमेशा डायलॉग और डेलिब्रेशन, बातचीत का माध्यम अपनाने की बात की है, लेकिन इसमें समस्या ये है कि भारत को आज बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं, हमारे जो गुरुजन हैं, उनको उनकी भी मैं बताती हूँ बात, वो भी ऐसा मतलब मानते हैं कि कहीं ना कहीं भारत की जो एक स्ट्रैटेजिक जो होता है कि किस तरीके से हमारी क्या नीति है, क्या पॉलिसी है, वहाँ पे एक डेडलॉक आ गया है। ना हम किसी पर्टिकुलर ओपिनियन को सपोर्ट कर पा रहे हैं, ना किसी पर्टिकुलर ओपिनियन को रिजेक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे सामने हमारा नेशनल इंटरेस्ट है, हमारा राष्ट्र हित है जो सर्वोपरि है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है इंडिया, जिस तरीके से आपने बोला कि अभी जो है वो गवर्नर ऑफ बिहार को ईरान भेज दिया गया, अभी कल ही परसों हमारे यहाँ भी आए थे वो, तो लेफ्टिनेंट जनरल, बहुत अच्छा उनका भी सुनने को मिला। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इंडिया स्ट्रैटेजिकली काफ़ी अच्छा बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन UN का डेडलॉक ये पूरे विश्व के लिए खतरा है किस तरीके से, क्योंकि UN भी अब ये जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं वो जैसे मालूम डिफंक, वो कोई मतलब ही नहीं है यूनाइटेड नेशंस का, नहीं तो उसकी एक भूमिका होती थी। दुनिया के तमाम मुल्क, कहीं कोई कुछ बोल रहा है, ट्रंप को जो मन हो रहा है वो बोल रहे हैं और जो वो करते जा रहे हैं। अब मैं ये कह रहा हूँ कि आम आदमी की दृष्टि से, बिल्कुल घर में बैठा आम आदमी जो मेरा कार्यक्रम देख रहा है, उसकी दृष्टि से, उसके जीवन में अगर ये जो दोबारा हुआ ये बहुत खतरनाक है, इसके दूरगामी परिणाम एक आम भारतीय परिवार के ऊपर भी बहुत ज़्यादा पड़ेगा। हम फील कर रहे हैं पिछले 6 महीने में कितनी चीज़ों के दाम कितने बढ़ गए। लोग रोज़ खरीदारी करने जाते हैं, 6 महीना पहले कोई सामान खरीदा करते हैं, अरे इतना महंगा हो गया, कह रहे देख नहीं रहे हो ईरान और US वॉर हो रहा। तो आम लोगों के लिए इसका इम्पैक्ट पड़ेगा जो बहुत गंभीर हो सकता है। अभी महंगाई का आया है, रिटेल का और थोक का, तो अभी तो मई का आया है। हमेशा कहा जा रहा था कि जून के बाद इसका पता चल पाएगा, तो इसको कैसे देखते हैं? सर, इन्फ्लेशन तो इकोनॉमिक के साथ साथ हर स्फेयर को, चाहे वो सोशल हो, पॉलिटिकल हो, हर स्फेयर को टारगेट करता है। और ये जो पुअर सेक्शन ऑफ पीपल है, जो मिडिल क्लास फैमिली है, उनको सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगा।
एक बहुत बड़ी कोटेशन है कि द पीपल हु आर हंगरी हाउ कैन दे विल गो ऑन हंगर स्ट्राइक। जो खुद भूखे हैं वो भूख हड़ताल में कहाँ से जाएंगे। तो मुझे लगता है वो तो डोमेस्टिक बात है कि किस तरीके से इंडिया पे इम्पैक्ट होगा। अभी आज का जिस तरीके से टॉपिक है वर्ल्ड वॉर्स पे, जिस तरीके से ये सब कहीं ना कहीं छोटे छोटे वॉर्स पे चल रहा है और वो एक बहुत बड़ा रूप है वर्ल्ड वॉर का ही, मैं इसको इस तरीके से लेती हूँ। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये होगी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात की आपने, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की जो बिल्कुल डिफंक्शनल हो गया है, उस पे विचार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हालांकि बहुत समय से भारत एक सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाइज डेमोग्राफिक डिविडेंड सबसे ज़्यादा होने के बाद भी अभी तक इंडिया को वो वीटो पावर नहीं मिला है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं उसमें चाइना का रोल है। चाइना हमेशा अपना वीटो पावर का इस्तेमाल करता है। यूएस अगर सपोर्ट करता है तो चाइना उसको रिजेक्ट कर देता है, रशिया सपोर्ट करता है तो चाइना। वन वीटो वो पूरी तरीके से मुझे लगता है यूएन के रिफॉर्म में, हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस भी हमेशा आते हैं कि यूएन के रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।